हेलो बच्चों। आज का अपना टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेटेज की। तो अगर वेटेज की मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, मीन्स 12 to 16 मार्क्स। बहुत ही ईजी टॉपिक है और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वो जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेटेज याद रखना, 3 to 4 क्वेश्चंस मींस 12 to 16 मार्क्स। ओके, सो यू कैन से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इजी टॉपिक ऑल्सो। तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं पढ़ाने वाला, अपन इस लेवल तक आ चुके हैं कि बेसिक्स तो क्लियर है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है वो याद रखिएगा, क्योंकि पी एंड सी लगा के ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर चलता है m/n, जहां पे m है नंबर ऑफ रोज और n है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, m/n। ठीक है, अब यहां पे ही जो सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इनमें भी केवल इंपॉर्टेंट वाले पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, दैट यू नो वेरी वेल। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। इट्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर m/n के इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स मैं बोलूँ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर लाइक 1 into 1, हैविंग ऑर्डर 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, n into n ऑर्डर होना चाहिए, वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल से मतलब क्या है, अगर मैं 2 into 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे, तो ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो जीरो हों। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो जीरो हो तो वो मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसमें। ठीक है, सो डायगोनल ऑफ AD, अगर 3 into 3 है तो 3 डायगोनल एलिमेंट होंगे ABC करके ऐसे। ठीक है, अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है इन पे कंडीशन चलती है। अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो, मींस मैं बोलूं कुछ ऐसी कंडीशन हो, डायगोनल मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में ठीक है प्रिंसिपल वाले डायगोनल एलिमेंट है वो मैंने सेम कर दिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो बन जाता है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स मींस ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम हो, स्केलर। अब सेम में भी अगर वो 1 बन जाए, सेम में भी अगर वो 1 बन जाए तो ये मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और रिप्रेजेंट करते हैं I से। ठीक है, तो डायगोनल में सेम डायगोनल एलिमेंट, स्केलर में भी अगर वो सेम डायगोनल एलिमेंट 1 हो तो बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब यहां पे एक चलती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको भी याद रखना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मैं एक 3 into 3 मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे, तो यहां पे 3 एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट होंगे, लेट से C, तो D होगा, E होगा, F होगा, G, H, I। ये तो हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है इन एलिमेंट्स को लेके। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ अपर ट्रायंगल, इसको मैं बोल रहा हूँ लोअर ट्रायंगल, क्योंकि डायगोनल से अपर है, डायगोनल से बिलो है। तो अगर जो लोअर ट्रायंगल है ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं। ठीक है,
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगुलर, जो लो ट्रायंगल है प्रिंसिपल से नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल से, उसके एलिमेंट तीनों जीरो हो जाते हैं। मींस अगर ये बनता है मेरे पास में ADE, ओके, 0, और यहां है B, ये है F, ये 0, ये 0 और ये C। मींस अगर लोअर ट्रायंगल जो है उसके एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर, और अपर ट्रायंगल के 0 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर। रिवर्स होता है ये, अगर ये एलिमेंट 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, और ये एलिमेंट 0 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। बात समझ में आई? तो बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल में तो ये दोनों 0 होते हैं, मींस वो अपर भी होती है वो लोअर भी होती है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप थे, इनको याद रखना। आगे चलते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा से मीनिंग क्या है कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं टू मैट्रिसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एडिशन की। एडिशन के लिए मस्ट कंडीशन है कि इन दोनों का जो ऑर्डर है, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को मेरे को ऐड करना है तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी ऐड कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, बट जो भी ऑर्डर हो m इंटू एन वो सेम होना चाहिए, तो ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इजी है। ठीक है, जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं, ओके, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैंने ली है, इनको मेरे को ऐड करना हो तो जो एलिमेंट यहाँ है उसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ है उसको डी के साथ ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाना है, वहां से एक नई मैट्रिक्स मिलेगी सेम ऑर्डर की, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या होंगे? अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो वो होगा a प्लस बी, सेकेंड एलिमेंट की बात करूं तो वो होगा c प्लस डी। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इजी है। ठीक है, कंडीशन ओनली ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, वो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में ये यूज होता है। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले कंडीशन होती है, यहाँ किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपन। कंडीशन चलती है, वो क्या कंडीशन है? लेट्स से वी हैव टू मैट्रिसेस, ओके, हैविंग ऑर्डर p इंटू क्यू एंड हियर m इंटू n। तो सबसे पहले अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। Q should be equal to m if we have to multiply two matrices A and B। मीनिंग क्या है? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड वन। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और प्रोडक्ट से एक नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका रो और इसकी कॉलम जो बच गया, सो दैट विल बी p इंटू एन। ओके, तो कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? p इंटू एन। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बट ये एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये एसोसिएटिव होता है, मीन्स AB ऑफ C दैट विल बी इक्वल टू A ऑफ BC। बट याद रखना ये प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए इस वाली कंडीशन से। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन चलती है कि क्या मैट्रिक्स के में अपन जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी है वो यूज कर सकते हैं? क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, यहाँ a और b मैट्रिक्स हैं, वो सेम आइडेंटिटी के यहाँ यूज कर सकते हैं? इन जनरल वी कांट यूज। तो फिर वो क्या कंडीशन है? ओनली एंड ओनली इफ द गिवन मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव देन ओनली वी कैन यूज द अलजेब्राइक आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिसेस। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए है तभी यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूबिक हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, कुछ भी हो, सारी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बट द कंडीशन प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट शुड बी कम्यूटेटिव। ओके, सो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, पर a एंड b आर द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही क्यूबिक भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ही पावर 4, 5 जितनी भी है बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं। मैं बात करूं a और i की, कोई भी मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, मींस i और a के साथ ये ऑलवेज यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना ये हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कोई भी मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो इनसे रिलेटेड आए तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसी कोई मैट्रिक्स आए तो पहले ये चेक करना है दैट a b इक्वल टू b a और नॉट, देन ओनली वी कैन यूज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी ट्रेस। मीन्स अगर मैं बात करूं कोई 2 into 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं a b c d, तो यहाँ से अगर इसका ट्रेस फाइंड करना हो तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सम कर लीजिए, दैट विल बी a प्लस डी। ठीक है, अब ट्रेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ट्रेस ऑफ के ए विल बी इक्वल टू के टाइम ऑफ ट्रेस ऑफ ए, के इज सम स्केलर क्वांटिटी। और याद रखना ट्रेस ऑफ ए बी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। अगर प्रोडक्ट का ए बी का प्रोडक्ट कीजिए या बी ए का प्रोडक्ट कीजिए, ट्रेस हमेशा सेम रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो याद रखना ट्रेस से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोज होता है बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, मीन्स रोज को कॉलम्स बना दे और कॉलम्स को रोज बना दे। एक ही चीज कर लीजिए, जितनी भी रोज हैं उनको कॉलम्स बना दीजिए, वही ट्रांसपोज होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं a डैश a पावर t इन सब से। तो बोल क्या रहा हूं मैं ट्रांसपोज, जैसे a b c d ये 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो रोज हैं उनको कॉलम बना दीजिए। तो पहली रो है ए बी, इसको कॉलम बना दीजिए ए बी। दूसरी रो है सी डी, इसको भी कॉलम बना दीजिए। तो ये होगा ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है याद रखना। अब यहां ट्रांसपोज से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, के ए होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू के टाइम ऑफ ए ट्रांसपोज, के जहां कोई स्केलर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं a प्लस बी होल ट्रांसपोज की, तो ये होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मैं बात करूं अगर ए बी होल ट्रांसपोज की, दैट विल बी b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ये कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, याद रखना। इनमें से ये वाली दो इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होती हैं, उनके बारे में भी याद रखना, कई बार यूज होती हैं। स्पेशल मैट्रिक्स में सबसे पहले मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ओके, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती हैं? ये बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स है और वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल है, कोई मैट्रिक्स और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स हमेशा होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है कि जो ए आई जे है वो ए जे आई के इक्वल होगा। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल है उसके, जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो प्रिंसिपल डायगोनल तो हमेशा आई आई में चलता है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ जो एलिमेंट होगा और यहाँ जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा। ऐसे 3 into 3 वाले में भी आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे C लेता हूँ तो ये भी C ही होगा। ये मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसका मतलब क्या है कि जो इसके अलावा एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल होंगे, अपर ट्रायंगुलर के और लोअर ट्रायंगुलर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहीं पे चलती है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस चलता है। मीन्स अगर ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ऑफ ए के, अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके नेगेटिव के इक्वल है तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। मीन्स ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। यहां पे अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करना चाहिए अपन, तो ये क्या बनेगा?
आई आई में चलेगा, ए ऑफ आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। तो इसको इधर लाऊं तो ट्वाइस बन जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं ए ऑफ आई आई विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मीन्स जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अपने पास में, तो जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा 0 होंगे। और यही है इसको कि कैसे डायरेक्टली पहचान सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड व्हाट अबाउट द अनदर वन, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। मीन्स अगर मैं कोई एग्जांपल लिखना चाहूँ 2 into 2 तो प्रिंसिपल तो 0 होगा, और अगर ये a है तो ये इसको माइनस a होना पड़ेगा, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आई? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे और जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए अगर आपको पता हो तो ये वाली कंडीशन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए है। ठीक है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट। ठीक है, अब यहां पे वी नो दैट किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उसके डिटरमिनेंट के इक्वल ही होता है, तो ये तो हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, कोई कांस्टेंट के साथ डिटरमिनेंट है तो वो चलता है k रेज़ टू पावर n डेट ऑफ a, यही चलता है। जो k है वो पावर n के साथ बाहर आता है, और n क्या है यहाँ पे, जो इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा -1 रेज़ टू पावर n डेट ऑफ a। अब देखिए अगर n ऑड है, यहाँ पे n क्या है बेसिकली, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर n ऑड है तो ये क्या बनेगा, डेट ऑफ a इक्वल टू माइनस डेट ऑफ a, so can we say that of a equal to 0, can we say? तो क्या रिजल्ट निकल के आया, जो ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, याद रखना। ओके, कई बार यूज होगी ये क्वेश्चंस में, इवन के बारे में वी कांट से एनीथिंग, बट ओड का हमेशा होता है। ठीक है, याद रखना ये भी। आगे चलते हैं, इसमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बाद में यहाँ चलती है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स? इफ डेट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 विल बी नॉन सिंगुलर। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इक्वल टू 0 विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना। और जब भी इनवर्स फाइंड करना होता है तो मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तभी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्या मतलब है, यदि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव हो, ओके, A इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ये I के इक्वल हो। ओके, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, दैट शुड बी इक्वल टू I। सो यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, या A ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगी, दोनों ऑर्थोगोनल होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कहीं पे ये कंडीशन मिल रही है कि उसका प्रोडक्ट I के इक्वल आ रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एक तो अपन ये प्रोडक्ट करके पहचान सकते हैं दैट गिवन मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल और नॉट। और सेकंड कंडीशन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट लूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज विल बी डिटरमिनेंट ऑफ I, तो ये तो सेम होता है ट्रांसपोज का भी, तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 1, देन डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 आ रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगी, क्योंकि इसी से कंडीशन से निकाला है। तो एक तो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करिए और फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड करिए, अगर वो I के इक्वल आ रहा है देन विल से ऑर्थोगोनल, और एक डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालिए और वहां से बताइए ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो ये इजी पड़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट चलती है यहाँ पे आइडम्पोटेंट। ओके, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होती है, अगर A स्क्वायर A के इक्वल आ जाए, ठीक है, किसी
मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर से क्या मैट्रिक्स है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसी को भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो आइदर डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 1, तो बोलेंगे आइडेम्पोटेंट है। अब यहाँ पे 1 आ जाता है और ऑप्शन दोनों है, तो फिर ये वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा आ जाता है और ऑप्शन दोनों है, देन वी हाउ टू गो फॉर द एग्जैक्ट कंडीशन, दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो याद रखना आइडेम्पोटेंट। इसके बाद में अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल आता है तो ऐसी मैट्रिक्स होती है इनवॉल्यूंटरी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चलता है, इसको भी बना सकते हैं, यहां से भी डेट ऑफ ए क्या मिलेगा, +-1, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ आई हमेशा 1 होता है। फिर होता है निलपोटेंट। निलपोटेंट में a⁻m शुड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, जहां पे m क्या है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये वाली कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लीजिए स्क्वायर कर रहे हैं वो 0 आ गया, या फिर क्यूब करने पे 0 आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स निलपोटेंट होती है। और जो m की लिस्ट वैल्यू है, ओके, द लिस्ट वैल्यू ऑफ m नोन एज इंडेक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ओके। तो कई बार इंडेक्स भी पूछा जा सकता है, बट याद रखना m क्या है, इट्स ए पॉजिटिव इंटीजर, तो m की जो लिस्ट वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, नोन एज इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स थी, इनके बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेज है, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट और इनवर्स से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। सो सबसे पहले एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए माइनर फैक्टर क्या होता है और को फैक्टर क्या होता है, ठीक है। माइनर फैक्टर और को फैक्टर क्या होता है, लेट सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A having element a11, a12, a13, second row 21, 22 and 23, third row we have 31, 32 and 33, ओके। सो सबसे पहले माइनर फैक्टर, लेट से फर्स्ट एलिमेंट का मेरे को माइनर फैक्टर फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को छोड़ देंगे और बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 22, 23, 32 और 33। बात समझ में आई। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मेरे को माइनर फैक्टर फाइंड करना है, तो माइनर फैक्टर को सबसे पहले m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका डिटरमिनेंट लेंगे, वही उसका माइनर फैक्टर होगा। जैसे मैं आपको बोलूं, लेट सपोज m ऑफ 21 फाइंड करना है मेरे को, लेट से m ऑफ 22 फाइंड करना है, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट का फाइंड करना है मेरे को, तो इसको कंटेन करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे और बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेंगे। तो ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, a11, a13, a31 और a33, ये चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट तो बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट ले लेंगे, ठीक है। पता चल गया माइनर कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद में आता है कोफैक्टर। अगर माइनर फैक्टर फाइंड करना आता है तो कोफैक्टर डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या होता है कोफैक्टर, -1 पावर i प्लस j ऑफ माइनर फैक्टर। मीन जो माइनर फैक्टर मिला उसको मल्टीप्लाई करना है -1 से या +1 से, और वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो पर्टिकुलर एलिमेंट है कहाँ। अगर पावर इवन बन रही है तो इट विल बी सेम, पावर ऑड बन रही है तो माइनस, ओके। सो कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई। कोफैक्टर जैसे इसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मेरे को कोफैक्टर फाइंड करना है C11, तो C11 क्या होगा, पावर इवन है तो ये तो M11 के इक्वली आ जाएगा। अगर मेरे को C ऑफ 22 फाइंड करना है तो भी ये प्लस बनेगा, M22 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी C ऑफ 12, सो दैट विल बी माइनस ऑफ M12 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस, ओके। 12 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, तो ये वाली रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 21, 23, 21, 23 बचेगा और यहाँ से 31 और 33 बचेगा,
सो माइनस ऑफ इसका डिटरमिनेंट। ऐसे माइनर फैक्टर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी हेल्प से एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट होता है हमेशा जो भी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। जो भी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, वही आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है। और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? अगर एडजॉइंट मिल गया तो इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय determinant of that A, but the condition determinant of A should not equal to 0, means the given matrix should be non-singular matrix, then only we can find। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी चलती हैं एडजॉइंट की और डिटरमिनेंट इससे इनवर्स की। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले याद रखिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू adjoint of A into A and that will be equal to that of A into IN। यही मेजर प्रॉपर्टी है, इसी से रिमेनिंग प्रॉपर्टी वी कैन डेराइव। ठीक है, अगर कहीं भूल जाते हो तो याद रखना A और एडजॉइंट ऑफ A हमेशा कॉम्यूटेटिव होते हैं और उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है that of A into I। ठीक है, N क्या है? जो इसका ऑर्डर है। सेकेंड यहाँ पे चलती है एडजॉइंट ऑफ AB that will be equal to रिवर्स लो फॉलो करेगा एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ AB विल बी एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। इट विल बी सेम, एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज कीजिए या पहले उसका ट्रांसपोज लेके फिर एडजॉइंट फाइंड करिए, यू विल गेट सेम आंसर। अगर मैं बात करूं ए बी इनवर्स की तो ये भी रिवर्स लो फॉलो करेगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। व्हाट इज द n? n इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। याद रखना ये अच्छी प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? A के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। यहीं पे अगर एडजॉइंट ऑफ A के बारे में बात करूं मैं, दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स A, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द A। अगर फिर मैं इसका भी डिटरमिनेंट ले लूं, मीन्स डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, तो ये बनेगा डेट ऑफ A पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 डिटरमिनेंट ले लूँ तो ये बनेगा n माइनस 1 पावर क्यूब। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स हो एडजॉइंट तो ये पावर 4 बन जाएगा। अगर तो r टाइम एडजॉइंट n माइनस 1 पावर r। ठीक है, याद रखना ये 2-3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में चलता है किसी k से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ adjoint of KA where K is some scalar will be what? That will be K power n minus 1 of adjoint of A। ठीक है, ऐसे ही डिटरमिनेंट के साथ क्या चलती है प्रॉपर्टी? K power n डिटरमिनेंट ऑफ A where n is the order of the given matrix। ठीक है, तो ये कभी किसी K स्केलर K से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर होगा? ठीक है, याद रखना दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, सो दैट विल बी सेम ऑफ डिटरमिनेंट इनवर्स और यू कैन से 1 बाय डेट ऑफ A। सो मैट्रिक्स का इनवर्स करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय डेट ऑफ A। सिमिलरली इफ A रेज टू पावर K इसका इनवर्स फाइंड करना हो, दैट विल बी सेम एज A इनवर्स रेज टू पावर K। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की और डिटरमिनेंट की, इनको याद रखना। ठीक है, इनवर्स की। आगे चलते हैं, देखिए यहां पे एक चलता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स A है, ओके, दैट विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो हमेशा A माइनस लैम्बडा I
डेट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आइदर वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो, 3 इंटू 3 ऑर्डर की हो या 4 इंटू 4 ऑर्डर की हो, दैट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट विल फॉलो ऑलवेज दिस वन एंड दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है वो? जैसे ही मैं बोलूं आपको कोई मैट्रिक्स ए है हैविंग ऑर्डर 2 इंटू 2, तो उसके लिए अगर आपको ये चीज करके इक्वेशन बनानी हो तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता देता हूं क्या होगी। दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डेट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0। कोई भी 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स ऑलवेज इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये इक्वेशन इसी से बनी है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो हमेशा एक इक्वेशन को फॉलो करेंगे। वो कैसे यूज में होगा, मीन्स इसका एप्लीकेशन क्या है। कई बार आपको मैट्रिक्स ए गिवन होगी और वो आपको पूछ रहा होगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ ए एंड आई। ओके, और कुछ ऑप्शन गिवन होंगे 4a माइनस 2i, ए और इन आई की टर्म में। या कई बार मैट्रिक्स ए होगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की और आपको इनवर्स फाइंड करना होगा मैट्रिक्स ए का। ओके, कैसे? नॉट द कंप्लीट मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड आई। उस टाइम में ये हमेशा यूज होगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और आपको दिया है दैट वी हैव इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के एंड लैम्बडा, या के प्लस लैम्बडा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक तरीका तो क्या है, इसका ए स्क्वायर कीजिए, ए पुट कीजिए और आई पुट कीजिए, यहां से इसको कंप्लीट एक मैट्रिक्स बनाइए और नल मैट्रिक्स से कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कीजिए। या फिर डायरेक्टली 2 इंटू 2 है, इसको फॉलो करेगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर के की वैल्यू क्या होगी, क्या के यहाँ पे माइनस ट्रेस ऑफ ए होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं सीधा ये -5 होगा। के किसके इक्वल होगा, माइनस ट्रेस ऑफ ए ना, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 विथ माइनस। What will be lambda? Lambda will be that of A. So what will be lambda here? That will be 4 minus 6. That will be minus 2. So directly answer within seconds you can find. ठीक है, तो ये यूज है इसका। या फिर इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि if A equal to given 1 2 3 4 then what will be A inverse, but in terms of A and I, not like matrix। तो कैसे फाइंड करोगे? एक मेथड ए है, ए इनवर्स फाइंड कीजिए, फिर पर्टिकुलर ऑप्शंस में वो ए मैट्रिक्स पुट करके उनको सिंप्लीफाई करके देखिए कौन सा इक्वल आ रहा है। या फिर इसका इक्वेशन बना लीजिए। क्या इक्वेशन बनेगी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डेट ऑफ ए, और डेट क्या बनेगा 4 माइनस 6 माइनस 2 आई इक्वल टू 0। यही बना, ठीक है। अब इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स एक ए के साथ क्या बनेगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको मैं यहां ले जाके लिख रहा हूं इधर। ए इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो बन गया आई, और आई इंटू ए विल बी ए इटसेल्फ, माइनस ये बन गया आई, और ये क्या बना 2 आई इंटू ए इनवर्स विल बी ए इनवर्स ओनली। तो यहां से ए इनवर्स की सीधी वैल्यू आ गई a minus 5/2. Okay, no need to check, no need to find inverse directly and no need to check options with this a, directly we can find. तो ये यूज है इस इक्वेशन का, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बताता हूँ छोटी सी आपको। अगर 2 into 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, नॉट द डिटरमिनेंट, एडजॉइंट। लेट्स से ए वी हैव, देन व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कोफैक्टर बना के फाइंड कर सकते हैं इजीली, बट डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनको चेंज कर दीजिए और जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर दीजिए। प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर दीजिए, ये 2 into 2 ऑर्डर के लिए ओनली, और जो रिमेनिंग है उनका साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये डायरेक्टली इसका एडजॉइंट होगा। ये सब ट्रिक है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे जो लास्ट में चलता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, आना ही आना है।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। आपको पता होगा, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। क्या डिफरेंस इनमें? अगर किन्हीं लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है या नहीं है, ठीक है। मीन्स अगर मैं बोलूं कि अपने पास में सिस्टम ऐसा है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ओके, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। मैं यहाँ पे दो इक्वेशन का सिस्टम ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, दो वेरिएबल के साथ, और ये यहाँ पे है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो अगर कांस्टेंट टर्म होती है तो वो सिस्टम होता है नॉन होमोजीनियस, और अगर होमोजीनियस है तो ये इक्वल टू 0 होंगे, द कांस्टेंट पार्ट। इतना ही डिफरेंस है। अब इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, चाहे वो 2 इंटू 2 की हो या 3 इंटू 3 की हो। मीन्स या तो दो इक्वेशन हो दो वेरिएबल में, या तीन इक्वेशन हो तीन वेरिएबल में। ओके, ऐसे सिस्टम को कैसे सोल्व कर सकते हैं? मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो वो क्या होता है, देखिए, let's suppose we have three equation a1x plus a2y plus a3z। मैं नॉन होमोजीनियस लेके चल रहा हूं पहले d1, a2x, wait, a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू d1, a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू d2, and third equation we have a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ठीक है, तो यहाँ पे x y z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट की हेल्प से। सबसे पहले मैं कुछ डिटरमिनेंट डिफाइन करूंगा। सबसे पहले डिटरमिनेंट डेल विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x y z, a2 b2 c2। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ओके, फिर दूसरा मैं डेल वन डिफाइन कर रहा हूं। डेल वन का मतलब क्या है? जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट के साथ में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? d1 d2 d3, और ये सेम रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली अगर मेरे को डेल टू डिफाइन करना है तो सेकंड कॉलम को, डेल में से सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट टर्म से। तो क्या बनेगा? a1 a2 a3, और सेकंड कॉलम बन जाएगा d1 d2 d3, थर्ड कॉलम विल बी सेम c1 c2 c3। अगर सिमिलरली मैं थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दूं तो बनेगा डेल 3। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम विल बी सेम एंड थर्ड कॉलम विल बी d1 d2 d3। ठीक है, तो सबसे पहले इन चारों डिटरमिनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये चारों की वैल्यू मिल गई कुछ, तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो यहां से x बनता है डेल वन बाई डेल, y विल बी इक्वल टू डेल टू बाई डेल, एंड z विल बी इक्वल टू डेल थ्री बाई डेल। ये x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहां से। अब यहां पे कंडीशन चलती है कि इफ डेल इज नॉट इक्वल टू 0 देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। याद रखना, इफ डेल इज नॉट इक्वल टू 0 देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस चलता है if del equal to 0 but at least one of del 1 del 2 del 3, इन तीनों में से एटलीस्ट वन शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है डायरेक्टली बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल इक्वल टू 0 आ जाता है तो del 1 del 2 del 3 चेक करेंगे। अगर इनमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, या तो तीनों है, एटलीस्ट वन का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो क्या बोलेंगे? देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ओके, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। थर्ड केस चलता है यदि ये सारे इक्वल हो जाएं, ठीक है, डेल विद डेल वन डेल टू डेल थ्री 0 हो जाएं, तो यहां पे देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये तीनों कंडीशन है, मस्ट याद रखना। इन तीनों कंडीशन से ही एक क्वेश्चन आएगा। केवल तीन कंडीशन याद रखनी, इन तीनों से ही एक पक्का क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स का, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 तो यहाँ जाएंगे, इक्वल टू 0 तो फिर इनको चेक करेंगे। अगर सारे इक्वल तो इनफाइनाइट मैनी, एटलीस्ट वन नॉन जीरो है तो
नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बोलता है सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स याद रखना, अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, जब भी अपने पास में सॉल्यूशन होते हैं तो अपना सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है तो ये सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट क्यों ना हो, तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। याद रखना ये चीज। अब ये था नॉन होमोजीनियस के बारे में। अगर होमोजीनियस हो तो भी दो ही केसेस हैं, क्योंकि होमोजीनियस होते ही अगर d1 d2 d3 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो del 1 del 2 del 3 तो ऑलरेडी 0 हैं, तो ओनली चेक करना है del को, del नॉट इक्वल टू 0 और del इक्वल टू 0, दो ही केस हैं। नॉट इक्वल टू 0 तो वो ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और वो सॉल्यूशन होगा x y z इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा, ओके, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देखो होमोजीनियस है तो del 1 del 2 del 3 तो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि डिटरमिनेंट का एक कॉलम 0 बन जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ओनली चेक करना है del। तो नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, ओके, दैट विल बी x y z इक्वल टू 0, और यू कैन से ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, यू कैन से नॉन जीरो सॉल्यूशन, यू कैन से ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन है, ये भी याद रखना। ये सब है क्रेमर्स रूल के बारे में कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो लेट्स से इफ वी हैव डिटरमिनेंट हैविंग 2 रो r1 r2, ओके, और इसको डिफरेंशिएट करना है तो याद रखना एट ए टाइम वी कैन डिफरेंशिएट ओनली 1 रो और आइदर 1 कॉलम, द रिमेनिंग विल बी कांस्टेंट। तो सेकेंड टाइम उसको एडिशन करके ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये r1 है, यहाँ पे r1 को डिफरेंशिएट कर दिया, r2 विल बी सेम, प्लस r1 विल बी सेम, r2 को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऐसे अगर 3 रो हो तो एट ए टाइम एक को डिफरेंशिएट करेंगे, रिमेनिंग 2 विल बी कांस्टेंट, फिर तो ऐसे 3 पार्ट हो जाएंगे, ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसा कोई रूल नहीं है, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करिए फिर उसको इंटीग्रेट कीजिए, जो भी फाइनल फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ये सब था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके PYQ लेके, ओके। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।